नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक है सौर मंडल के ग्रह, तो आइए देखते हैं हम सौर मंडल के विषय में चर्चा करते हैं और उनके ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं सौर मंडल की बात करता हूं तो सौर मंडल में प्रधान कौन होता है? सौर मंडल का प्रधान होता है सूर्य। याद रखें, सूर्य जो है सौर मंडल का प्रधान होता है। और ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। याद रखें, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, कल मैंने आपको बताया भी था कि सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है ये नाभिकीय संलयन होता है। और ग्रहों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य माना जाता है। यानी ग्रह किस कारण से चमकते हैं? ये चमकते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं पहले ग्रह की बात करता हूं, सबसे पहला महत्वपूर्ण ग्रह है। और दोस्तों, हम आज जो ग्रह को पढ़ रहे हैं, सभी ग्रहों को हम सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार पढ़ेंगे। याद रखें, सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार। जैसे पहले आ जाएगा बुध, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है, फिर मंगल होता है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और लास्ट में होता है वरुण। ठीक है, 8 ग्रह है दोस्तों हमारे सौरमंडल में। याद रखें, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं कुल मिलाकर। नवा ग्रह जो पहले माना जाता था, नवा ग्रह प्लूटो, लेकिन अभी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में रखा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले बुध की अगर हम बात करें, पहला ग्रह अगर हम बुध ग्रह की बात करते हैं दोस्तों, क्या है? बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। ठीक है, बुध ये सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह। याद रखें, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है। ठीक है, सबसे निकटतम, सब सूर्य के निकटतम। ठीक है, निकटतम ग्रह। और दूसरी बात अगर हम करें, सूर्य के निकटतम होता है सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह ही है। ठीक है, अभी दोस्तों एक बात बताइए, अगर जो ग्रह सूर्य के सबसे पास होगा तो सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा भी वही ग्रह करेगा। याद रखें, तो सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा कौन सा ग्रह कर लेता है? बुध ग्रह कर लेता है। ठीक, याद रखें, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, मात्र 88 दिन का समय लेता है। याद रखें, कितना? 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, यानी कि 88 दिन का यहाँ पर एक वर्ष हम कह सकते हैं, है ना। 88 दिन में हैप्पी बर्थडे, 88 दिन में हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है ना, हालांकि वहां पर जीवन संभव नहीं है, तो 88 दिन का यहाँ पर एक साल कहा जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों अगर हम बात करें, इसी बात को कहा जाता है ये सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह, है ना। कैसा? सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है, क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, मात्र 88 दिन में करता है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं बुध का जो एक दिन होता है, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है ना। यानी कि पृथ्वी के 90 दिन को आप जोड़ लीजिए और तब जाकर बुध ग्रह पर आप एक दिन के हो सकते हैं। ठीक है ना, एक दिन बुध ग्रह का और पृथ्वी के 90 दिन दोनों बराबर होते हैं। कारण क्या होता है? बुध अपनी धुरी पर बहुत ही स्लो चलता है। भाई एक दिन की गणना कैसे होती है? दिन रात कैसे होते हैं? दिन रात होते हैं धुरी पर चक्कर लगाने के हिसाब से। ठीक है ना, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर एक राउंड पूरा कर लेती है, अपनी धुरी पर घूम जाती है, अपने अक्ष पर घूम जाती है, तो हम उसे दैनिक गति कहते हैं। याद रखें, दैनिक गति जो दिन और रात की गति होती है, 24 घंटे में पृथ्वी अपने धुरी पर घूम जाती है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से बुध ग्रह क्या करता है? बुध ग्रह 90 दिन पृथ्वी के हिसाब के 90 दिन में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा पाता है। ठीक है ना। और दोस्तों अगर हम बात करें, बुध जो है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। सर्वाधिक तापांतर ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सर्वाधिक तापांतर, है ना। अभी ये क्या होता है? तापांतर सर्वाधिक, दरअसल क्या होता है दोस्तों, ये सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह होता है बुध ग्रह। इस कारण से यहाँ पर दिन अति से ज्यादा गर्म होता है और रातें बर्फीली होती हैं। याद रखें, रातें यहाँ पर बर्फीली होती है। अभी सोचिए, दिन का टेम्परेचर बिल्कुल हाई जा रहा है, बहुत तेज गर्मी है, और रातें बहुत ही ज्यादा बर्फीली हो रही है, तो तापमान में अंतर कितना हो रहा है? दिन गर्म, रातें बर्फीली, है ना। अपने यहाँ पर पृथ्वी पर क्या होता है? अगर हम भारत की बात करते हैं, मान लीजिए गर्मियों में हमारे यहाँ टेम्परेचर है 45, दिन का है 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिन में कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस है, और रात का टेम्परेचर हम 30 देखते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस। तो अंतर कितने का है? मात्र 15 डिग्री का ही तो अंतर है ना। लेकिन सोचिए, अगर दिन बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और रातें कैसी हो जाएं? रातें बर्फीली हो जाएं,
तो जितना गर्मी उतनी ही ज्यादा ठंड, तो इसे देखा जाता है, इसे कहते हैं तापांतर, यानी तापमान में अंतर मिलना। ठीक है, और मजे की बात है दोस्तों, इस ग्रह के पास, यानी अभी बुध है ही इतना छोटा सा, तो दो उपग्रह, कोई उपग्रह कहां से लेकर आएगा, है ना। बुध के पास भी कोई भी उपग्रह यहाँ पर नहीं है, याद रखें, उपग्रह नहीं है इसके कोई भी। अभी खुद इतना छोटा सा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, तो इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्लियर है। फिर दोस्तों बुध के बाद में अगर हम बात करते हैं अगले ग्रह की, शुक्र की बात करते हैं। ठीक है, शुक्र, बुध के बाद में शुक्र। ठीक, तो शुक्र ग्रह जो सूर्य के दूसरा नजदीकी ग्रह माना जाता है, याद रखें। ठीक है, बुध के बाद नंबर आता है सूर्य से दूरी में शुक्र ग्रह का। ठीक है, अभी शुक्र की बात करें तो ये सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है, सबसे ज्यादा निकटतम ग्रह बुध होता है, बुध के बाद में सूर्य का निकटतम ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह, याद रखें, शुक्र ग्रह। ठीक है, यहां पर क्या होता है दोस्तों, ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, सर्वाधिक चमकीला। ठीक है, अभी ये कैसे हो सकता है, आप देखिए सबसे पास में कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। ठीक है, जो सूर्य के पास रहेगा वो सबसे ज्यादा गर्म होगा, सबसे ज्यादा गर्म होने के कारण ही तो सबसे ज्यादा चमक आएगी ना भाई। पृथ्वी या फिर कोई भी ग्रह चमकता कब है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तभी तो चमकता है ना। तो जो पास होगा वो सर्वाधिक चमकीला होना चाहिए, लेकिन सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। इसका कारण है दोस्तों यहाँ का धरातल स्ट्रक्चर जो है, यहाँ का धरातल जो है ये सूर्य के प्रकाश को बहुत अच्छे से अवशोषित और परावर्तित करता है। चमकना किस बात पर निर्भर होता है, अवशोषित करना और परावर्तित करना। तो सूर्य के प्रकाश को ये अच्छे से अवशोषित करता है और बहुत अच्छे से परावर्तित कर देता है। ठीक है, जिसके कारण इसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यह भी बहुत अधिक गर्म ग्रह, जीवन संभव नहीं है, यहाँ पर भी बहुत अधिक गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है यहाँ पर, ये भी गर्म ग्रह है, क्योंकि सूर्य के ये भी दूसरे नंबर में पास में आ जाता है ना। ठीक है, फिर देखें दोस्तों, अगर हम बात करें, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। अभी सांझ का तारा, भोर का तारा क्यों कहा जाता है, आप एक बात सोचिए, सबसे अधिक चमकीला ग्रह, ठीक है ना, तो शाम का जो समय होता है, जहां पर शाम के समय में जहां पर प्रकाश की ये नहीं कह सकते कि अंधेरा हो चुका है ना, शाम को क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश होता है, उसी समय से ये दिखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है ना, यानी कि सूर्यास्त हुए बिना ही, सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है दोस्तों, है ना, और ये दिखना प्रारंभ हो जाता है जब सूर्य निकलता है। यहाँ पर हम बात करें, हमारे यहाँ पर दोपहर के समय की बात करते हैं, दोपहर में आपको कोई भी ग्रह दिखाई नहीं देंगे, कोई भी तारे दिखाई नहीं देते, क्यों, सूर्य का प्रकाश ही इतना अधिक होता है, जिसके कारण अन्य कोई भी ग्रह आप नहीं देख सकते। सही है ना। लेकिन जैसे ही शाम का समय आता है, सूर्यास्त होने का समय आता है, तो सबसे पहले दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा होता है, वो होता है शुक्र ग्रह, क्योंकि ये बहुत अधिक चमकीला होता है। यही घटना होती है दोस्तों सुबह के समय। ठीक है, जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो उस समय तक भी ये दिखाई देता है, सुबह के लास्ट समय तक भी ये दिखाई देता है। तो जब सूर्य उदय हो जाता है, यानी कि सूर्य प्रॉपर मात्रा में हमारे यहाँ पर प्रकाश पहुंचा देता है, तो कोई भी ग्रह हमें दिखाई नहीं देता। तो याद रखें, ये सांझ का तारा या भोर का तारा कहलाता है। ठीक है, और शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें दोस्तों, ये चक्रण जो अपनी धुरी पर घूमता है, ये घूमता है, दक्षिणावर्त चक्रण करता है, दक्षिणावर्त चक्रण, है ना, दक्षिणावर्त चक्रण करना, धुरी पर, लेकिन याद रखना है ना, धुरी या अक्ष पर ये दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। अभी इसका मतलब क्या होता है, ये होता है दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर घूमना, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम, ठीक है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर धुरी पर घूमता है। और सूर्य कैसा घूमता है, सूर्य भी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, सूर्य भी तो यही चलता है पूरब से पश्चिम, और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र जो है दक्षिणावर्त चक्रण करता है, यानी कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमता है, अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण यहां पर सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है। याद रखें, यहां पर सूर्योदय कहां से होगा, पश्चिम दिशा से होगा। ठीक है, और ये पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी कहलाता है, पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी कहते हैं इसे, और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। याद रखें, उपग्रह यहां पर भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो शुक्र के बारे में क्या देखा है, ये दूसरा सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह होता है, सबसे अधिक गर्म होता है ना,
सबसे अधिक तो सॉरी बुध होता है, सबसे अधिक चमकीला होता है, यह भी गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है, सबसे अधिक गर्म जो है बुध है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह होता है शुक्र ग्रह होता है, ठीक है। और इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। वैसे सबसे अधिक गर्म भी यही होता है, क्योंकि धरातल स्ट्रक्चर जो है इसका ये बहुत अच्छा अवशोषक और बहुत अच्छा परावर्तक होता है, ठीक है ना, जिसके कारण ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके सबसे अधिक गर्म भी ग्रह भी शुक्र ही होता है, और जो ग्रह सबसे अधिक गर्म होगा वो चमकीला भी होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गर्म भी यही होता है, ठीक है, और सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र ही होता है, ठीक है। दक्षिणावर्त चक्रण करता है, जैसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी का भग्नि ग्रह कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसके यहाँ पर कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। अगला ग्रह की अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो ये होता है हमारी पृथ्वी, याद रखें क्या होता है, पृथ्वी। तो देखिए पृथ्वी के विषय में कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। अगर दोस्तों हम पृथ्वी की बात करें तो ये बुध शुक्र के बाद में आ जाती है पृथ्वी, ठीक है। अभी नंबर आता है अगला पृथ्वी का। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जिस पर जीवन संभव है, ठीक है। केवल एकमात्र ग्रह जहां पर क्या है दोस्तों, जीवन है, जीवन है, जहां पर जीव जंतु पौधे ये रह पा रहे हैं, पानी है, ठीक है ना, एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन संभव है। और पारिस्थितिकी के कारण इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है जिसके कारण इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कारण इसे ग्रीन प्लैनेट, यानी कि यहाँ पर हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, जिसके कारण क्या है, पृथ्वी पर हरियाली, हरा रंग जो है ग्रीन प्लैनेट कहलाता है, ठीक है ना। और जल की उपस्थिति के कारण इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं, याद रखें, ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, जल है, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आगे हम बात करें, ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, याद रखें, पांचवा बड़ा ग्रह है ना, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर होता है बड़े ग्रह में पांचवा नंबर पृथ्वी का, ठीक है। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं सूर्य से दूरी के अनुसार देख रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य से दूरी में पृथ्वी का तीसरा नंबर होता है, इसे ग्रीन प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है, ठीक है। तो दोस्तों देखें पृथ्वी का एक उपग्रह, पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा, चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह होता है, ठीक है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें पृथ्वी पर एक दिन की अवधि क्या होती है, होती 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, याद रखें, एक दिन की अवधि, दिन आप किसे कहते हैं, दिन अगर हम देखते हैं तो 23 घंटे, ठीक है, 56 मिनट और कितने सेकंड, केवल 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड, इसे कहा जाता है पृथ्वी के दिन की अवधि, ठीक है। यानी कि पृथ्वी, अभी दिन कैसे आया, फिर वही बात आती है कि हम दिन किसे कहते हैं, जब दोस्तों पृथ्वी अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा कर लेती है, ऐसे घूमती है ना, ऐसे एक बार घूम जाती है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, एक दिन। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, केवल 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। और यहीं अगर बात करें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, पृथ्वी अपने जो अक्ष पर घूमती है, यानी कि घूर्णन गति कहते हैं इसे, ठीक है ना, घूर्णन गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर ये घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसकी स्पीड पता है कितनी होती है, ये होती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखें, स्पीड होती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों पृथ्वी, ठीक है, अपने अक्ष पर। यही वो गति है जिसके कारण 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमकर उसी स्थान पर पुनः लौट आती है, ठीक है। और इसे हम कह देते हैं घूर्णन गति के कारण ही तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, याद रखें, दिन और रात क्यों होते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, इसे दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं वार्षिक गति, ठीक है, वार्षिक गति, यानी कि हम देखते हैं पृथ्वी पर एक वर्ष का समय हम किसे कहते हैं, 365 दिन और 6 घंटे, है ना, वार्षिक गति, ठीक है, इसका समय होता है 365 दिन व 6 घंटे, जिसे हम कहते हैं वार्षिक गति।
यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में, सूर्य का पूरे एक परिक्रमा करने में 365 दिन बाद 6 घंटे का समय लेती है। यही 6 घंटे दोस्तों, तीन वर्ष तक तो 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे। जैसे ही चौथा वर्ष आता है 365 दिन और 6 घंटे 6 करते करते एक 24 घंटे और बन जाता है, यानी कि 366 दिन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दैनिक गति, वार्षिक गति, सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पृथ्वी कर लेती है? 365 दिन और 6 घंटे में। अभी बात करते हैं, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है ना। 23 सही 1/2 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई, किस ओर झुकी? सूर्य की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, अभी इससे होता क्या है दोस्तों, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है, इसी के कारण ही तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है ना। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्लियर है? फिर दोस्तों देखते हैं हम पृथ्वी के बाद का जो अगला ग्रह हम देखेंगे। ठीक है, पृथ्वी को तो दोस्तों हम पूरी ज्योग्राफी में देखेंगे, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी हम जो देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी की तो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये पृथ्वी के बाद में हो जाता है अगला नंबर मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह। तो मंगल जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? रेड प्लैनेट। याद रखें, किसे कहते हैं? रेड प्लैनेट। लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी धरातल का कलर जो है, इसका धरातल का जो कलर है वो कौन सा होता है? रंग, लाल रंग का ग्रह ये कहलाता है। अभी बात फिर आती है कि लाल रंग कैसे हो सकता है ना दोस्तों? लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? ये होता है लो ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण। याद रखें, लो ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी जो होती है ना, उसका लाल रंग इस कारण होता है, लो ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण। यानी कि मंगल ग्रह पर लाल मिट्टी बहुत अधिक है। याद रखें, ठीक है ना, जिसके कारण ये किस तरीके से दिखाई देता है, किस कलर का दिखाई देता है? ये दिखाई देता हमें लाल कलर का ग्रह। ठीक है, और पृथ्वी के बाद अगर हम जीवन की संभावना को व्यक्त कर पा रहे हैं या फिर यूं कहूं कल्पना मात्र कर पा रहे हैं कि जीवन संभव पृथ्वी के बाद कहां हो सकता है, तो ये समझ में आता है मंगल पर जीवन संभव हो सकता है कुछ हजारों सालों बाद। ठीक है, कुछ हजारों सालों के बाद में हो सकता है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो पाए। ठीक है, और ये दोस्तों अपनी धुरी यानी कि अक्ष पर पृथ्वी के ही समान लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर ये, ठीक है, लगभग 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, मंगल ग्रह का एक दिन की अवधि होती है 24 घंटे। ठीक है, अक्ष पर जब कोई ग्रह घूमता है तो उससे दिन की अवधि का निर्धारण होता है। ठीक है ना, तो ये अपनी धुरी पर, अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में तो दोस्तों 687 दिन का समय लगता है। जिसे हम क्या कहते हैं? दैनिक गति, है ना, दैनिक गति यानी कि अक्ष पर घूमना। और वार्षिक गति यानी कि क्या होगा? सूर्य की परिक्रमा करना 687 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अभी देखिए अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारा हैप्पी बर्थडे 365 दिन, या पर लीप वर्ष है तो चलिए 366 दिन में। ठीक है, और हैप्पी न्यू ईयर या फिर जो भी हमारे जो वार्षिक वाले त्योहार होते हैं, एक वर्ष बाद आने वाले, ठीक है, सभी 365 366 दिन में आ जाते हैं। अगर लीप वर्ष है तो 366 हो जाता है। ठीक है ना, अदरवाइज अगर मंगल ग्रह पर अगर जीवन की परिकल्पना हो रही है तो हैप्पी बर्थडे 687 दिन में होगा, है ना। 687 दिन में आपका जन्मदिन हो पाएगा। क्यों हो पाएगा? क्योंकि यहां पर एक वर्ष की गणना कैसे होगी भाई? जब मंगल ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेगा तभी तो उसे एक वर्ष कहेंगे ना। जो पूरी करने में मंगल ग्रह कितना समय लेता है? 687 दिन का समय लेता है। ठीक है, फिर दोस्तों अगर देखें पृथ्वी के समान यहाँ भी 2 ध्रुव है, पृथ्वी पर भी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो यहाँ भी 2 ध्रुव है पृथ्वी के समान। ठीक है, और ये जो है पृथ्वी कितना झुकी हुई है? 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, और ये मंगल ग्रह जो है लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है सूर्य की तरफ, पृथ्वी के समान। यहाँ पर 23.5 डिग्री और ये मंगल ग्रह झुका हुआ है अपनी धुरी पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण क्या यहाँ पर क्या हुआ? ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होगा। ठीक है, पृथ्वी के समान यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है, लेकिन समस्या क्या है दोस्तों? पानी नहीं है। सही है ना, और
पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। निकट अतीत भविष्य में देख सकते हैं कभी भी जब जीवन संभव हो पाएगा, ठीक है, उसमें बहुत समय लगेगा लेकिन ठीक है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं मंगल के दो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस, कौन कौन से होते हैं? फोबोस व डीमोस, फोबोस और डीमोस, ठीक है, मंगल के दो उपग्रह। ये पेपर में भर भर के कई बार पूछे गए, तो याद रखें मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डीमोस। दोस्तों क्या है, ये क्लास जो है आज की, ये परंपरागत सामान्य ज्ञान, ये आता है, आता था और आता ही रहेगा हमेशा, याद रखें। जब तक ये दुनिया है तब तक इन सारे ग्रहों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो अति महत्वपूर्ण होता है। तो इन्हें ये मानिए कि आज के आज अभी मेरे साथ रट डालिए, ठीक है ना। फिर मंगल की बात करता हूं दोस्तों, तो मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलिपस मैसी, याद रखें ओलिपस मैसी क्या है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी, लेकिन कैसा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। इसमें तो पृथ्वी भी आ गई ना सौर मंडल में, यानी कि 8 के 8 ग्रह पर अगर हम बात करते हैं कि पूरे सौर मंडल में, यानी कि 8 ग्रहों में से सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है, तो ये हो जाता है मंगल ग्रह पर ओलिपस मैसी, ठीक है। और अगर बात करते हैं सबसे ऊंचा पर्वत, ये क्या ज्वालामुखी है ना, और सबसे ऊंचा पर्वत होता है निक्स ओलंपिया, ठीक है, निक्स ओलंपिया, जो भी कहां पर है? मंगल ग्रह पर। और ये क्या है? पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत भी कहां पर है? मंगल ग्रह पर भी है। पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कहां पर है? मंगल ग्रह पर है। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचाई इसकी। अब सोचिए, माउंट एवरेस्ट जो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई मानी जाती है 8,850 मीटर, ठीक है ना, तो ये लगभग इससे भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं दोस्तों अगला ग्रह। मंगल के बाद में अगर अगले ग्रह की हम बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा कौन सा ग्रह? ये होता है बृहस्पति, ठीक है। अभी तक हमने कितने ग्रह देखे हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये कौन से ग्रह है? पार्थिव ग्रह, है ना, ये पार्थिव ग्रह, ठीक है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इन ग्रहों के बीच में कुछ क्षुद्र ग्रहों की पट्टिका पाई जाती है, ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टिका पाई जाती है इस टाइप से, ठीक है, जो क्या करती है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह, ये पृथ्वी के समान दिखाई देने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनको नाम दिया है पार्थिव ग्रह, ठीक है। इसके बाद जो ग्रह होते हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो इनको क्या करती है? इन्हें महाग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह की पट्टिका के बाहर होती है, ठीक है। चलिए तो अगला ग्रह होता है बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहते हैं, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, ठीक। दोस्तों सब जानते हैं बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है बृहस्पति, याद रखें, है ना, बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, आकार में सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं सबसे बड़ा ग्रह, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? ये होता है बृहस्पति। बृहस्पति दोस्तों क्या है? बड़ा है, जिसके कारण अपनी धुरी पर केवल 10 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। अक्ष पर क्या करता है? ये 10 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में? 10 घंटे में, है ना, जिसे हम कहते हैं दैनिक गति, यानी अक्ष पर घूमना। अक्ष पर ये केवल 10 घंटे में घूम जाता है। लेकिन अगर इसी को मैं बात करता हूं वार्षिक गति में, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में से कितना समय लगता है? ये लगता है दोस्तों 12 वर्ष का समय लगता है ना, 12 वर्ष। सोचिए अभी एक दिन की बात करें तो 10 घंटे में एक दिन हो जाते हैं यहाँ पर, है ना। हमारे यहाँ पर एक दिन कितना होता है? लगभग 24 घंटे हम कहते हैं, ठीक है, 24 घंटे का हम कहते हैं एक दिन हो चुका है, ठीक है। एक दिन यहाँ 10 घंटे में तो हो जाता है, लेकिन हैप्पी बर्थडे तो मन गया दोस्तों, 12 साल में एक बार हैप्पी बर्थडे आता है ना, 12 वर्ष में एक बार। लेकिन बात वही आ जाती है ना भाई, जीवन संभव होगा तो वहां मनाएंगे, हम तो यहाँ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं अपना। चलिए तो आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर सूर्य की परिक्रमा करने में ये कितना 12 वर्ष का समय लेता है, ठीक है। और मजे की बात दोस्तों क्या होती है कि ये ग्रह और तारा दोनों के गुणों से युक्त है। ये एकमात्र सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जो ग्रह
और तारा दोनों के गुणों से युक्त है, ये क्या समस्या होती है? ठीक है दोस्तों, क्या होता है, इसके पास में स्वयं की रेडियो एक्टिव ऊर्जा है। क्या है? रेडियो एक्टिव ऊर्जा है। ठीक है, स्वयं की ऊर्जा भी है इसके पास में, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा तो है ही, जिसके कारण ये चमकेगा तो ग्रह कहलाएगा। और तारा क्या होता है? जो स्वयं के प्रकाश से चमकता है। भाई सूर्य चमकता है नाभिक संलयन से, ठीक है, लेकिन ये कैसे चमकता है? थोड़ा सा रेडियो एक्टिव ऊर्जा के कारण भी ये चमकता है, जिसके कारण इसे क्या कह सकते हैं हम कि ये जो एकमात्र सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जो तारा व ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। ठीक है दोस्तों, इसका रंग अगर मैं बात करूं, ये पीले कलर का ग्रह होता है, पीला रंग मान देखा गया है इसका, पीले कलर का ग्रह होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इसका उपग्रह की अगर हम बात करते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड, याद रखें कौन सा होता है? गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह है ना। उपग्रह कहां पर है? ये होता है कौन से ग्रह पर? बृहस्पति का। भाई बृहस्पति स्वयं सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सॉरी सबसे बड़ा ग्रह है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह होगा उसका उपग्रह भी तो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है, जो बृहस्पति ग्रह का होता है। ठीक है, और यहां पर भी पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल है, लेकिन बात वही जाती है कि यहां पर ना तो ऑक्सीजन है और ना ही क्या है, ना ही जल है। ठीक है, तो जीवन संभव यहां पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चर्चा करें अगले ग्रह की, अच्छा एक बात और दोस्तों, अभी वर्तमान परिदृश्य की अगर हम चर्चा करते हैं उपग्रहों की संख्या पर, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, उपग्रहों की संख्या को हम कोई निश्चित रूप से लेकर नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है ना भाई, होता क्या है, कभी आंकड़ों में बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह माने जा रहे हैं, कभी आंकड़ों में शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह माने जा रहे हैं, जिसलिए अभी इस पर आपके एग्जाम में भी प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम व्यक्त होगी, निश्चित रहे। ठीक है ना, चलिए, और अगर आता है तो जो अभी तक परंपरागत रूप से चला आ रहा है, ठीक है, याद रखें परंपरागत रूप से अभी तक हम देखते चले आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा उपग्रह हो जाते हैं बृहस्पति के, तो आंसर वही मानने हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आगे हम बात करें शनि की। अगला ग्रह शनि, ठीक है, शनि, तो ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है शनि। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है शनि। शनि जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है, और पूरे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह भी कौन सा कहलाता है? शनि कहलाता है। इसकी सुंदरता का कारण होता है दोस्तों इसके चारों ओर वलय का होना, याद रखें इसके चारों ओर क्या होती हैं? कुछ वलय हैं। कुछ कितनी वलय हैं? याद रखें इसके चारों ओर 7 वलय हैं, 7 वलय हैं, याद रखें। ठीक है, ये क्या है? वलय होती क्या? ये प्रकाश की कुंडलियां हैं, प्रकाश की कुंडलियां हैं, जो शनि के चारों ओर 7 वलय हैं, रिंग कहलाती है। ठीक है ना, 7 रिंग होती है। ये पीले कलर का दिखाई देता है शनि, ठीक है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटन, याद रखें शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। ठीक है, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ये शनि का होता है। ठीक है, और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन सा? टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन सा होता है? टाइटन होता है। अभी बात फिर वही आ जाती है कि अगर मैं बात करूं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है गैनीमीड, बृहस्पति ग्रह का। भाई बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ग्रह अगर सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड हो जाता है बृहस्पति का। लेकिन जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन? शनि। तो शनि का जो उपग्रह होगा टाइटन, ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह होता है, याद रखें। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसका घनत्व सभी ग्रहों से बहुत ही कम होता है। शनि का जो घनत्व है ये सभी ग्रहों से बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या कहा जाता है कि अगर इसे जल में रख दिया जाए, एक संभावना होती है जल में रखने पर ये तैरने लगेगा। ठीक है, और यहां पर भी सघन वायुमंडल है, लेकिन जीवन की संभावना नहीं व्यक्त हो पा रही। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों अगले ग्रह की। तो ये ग्रह होता है हमारा शनि के बाद में अरुण। ठीक है, कौन सा ग्रह होगा हमारा अगला? 7वां ग्रह अरुण। ठीक है, अरुण। तो अगर हम अरुण के विषय में चर्चा करते हैं, अरुण ये था हमारा शनि। ठीक है, सौरमंडल का सबसे सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और लास्ट में हो जाएगा वरुण।
ठीक है। तो अरुण की अगर हम चर्चा करेंगे, अरुण जिसे यूरेनस भी कहा जाता है, इसकी खोज की थी 1781 में सर विलियम हर्शेल ने। याद रखें, इसकी खोज किसने की थी? 1781 में सर विलियम हर्शेल द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसकी अरुण ग्रह की। ये आकार में अगर हम बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, फिर शनि, फिर अरुण होता है, तीसरे नंबर का आकार का ग्रह है, और सूर्य की दूरी के हिसाब से देखें तो 7वां हो जाता है। ठीक है, फिर अगर बात करें इसका उपग्रह होता है टाइटेनिया। याद रखें, टाइटेनिया। ठीक है, इसका क्या है? उपग्रह है, उपग्रह। अरुण का उपग्रह क्या है? टाइटेनिया है। ठीक है, और टाइटन किसका था? टाइटन था शनि का, ये टाइटेनिया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर इसका तापमान की अगर बात करें तो ये होता है -215 डिग्री सेल्सियस। तापमान की अगर हम बात करें तो -215 डिग्री सेल्सियस। कारण अगर देखें, सूर्य से दूरी देखिए आप, है ना, सूर्य से कितना अधिक दूर है ये? भाई 7वें नंबर का ग्रह, और इसके बाद हो जाता है अरुण के बाद वरुण। तो जितना आप सूर्य से दूरी पर जाते जाएंगे उतना क्या, सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा। सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा तो क्या होगा? तापमान लगातार ठंडा होता जाएगा, या फिर तापमान गिरता चला जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत अधिक ठंडा ग्रह है, जिसके कारण यहां भी जीवन संभव नहीं हो सकता है। -215 डिग्री सेल्सियस, सोचिए आप जरा। ठीक है ना, फिर देखें दोस्तों, ये ग्रह जो है यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है अपने अक्ष पर। कहां से कहां तक? पूर्व से पश्चिम। अभी हमने दो ग्रह देखे, कौन कौन से? एक देखा है हमने शुक्र, और दूसरा हमने देखा है अरुण। शुक्र और अरुण दोनों के दोनों ही दक्षिणावर्त चक्रण करते हैं, दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? यहां पर जो सूर्य उदय होता है पश्चिम दिशा से होगा, है ना, और सूर्य भी 3 हो जाते हैं। सूर्य तो खैर तारा है, ये 2 ग्रह हैं, और सूर्य, तीनों का चक्रण याद रखें, कहां से कहां तक? पूर्व से पश्चिम, दक्षिणावर्त कहलाता है। ठीक है, सूर्य, अरुण, शुक्र और अरुण तीनों जो हैं कहां से कहां तक घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम, दक्षिणावर्त चक्रण होता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा है। बाद बाकी सौरमंडल के जो सभी ग्रह हैं, 6 ग्रह जो अन्य रहते हैं, ये घूमते हैं वामावर्त, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, जिसका अर्थ होता है कि यहां पर सूर्य उदय पूर्व से होगा। ठीक है, चलिए, तो फिर देखें अगर हम अरुण के विषय में, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण को लेटा हुआ क्यों कहेंगे भाई? अभी हमने देखा पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है सूर्य की तरफ, ते भी सही है 1/2 डिग्री, है ना, और मंगल ग्रह जो झुका हुआ है लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है सूर्य की तरफ। लेकिन अरुण भाई साहब तो इतना झुके हुए हैं कि हम तो इन सब को भी पीछे छोड़ देंगे, है ना, जिसके कारण क्या, ये बिल्कुल, देखिए डायग्राम भी गलती से ऐसा ही बन चुका है। तो देखिए कैसा लग रहा है, लेटा हुआ ग्रह। अगर हम बात करते हैं यहां पर इस टाइप से, कि यहां से ये इस टाइप से, है ना, तो ये पूरा लेटा हुआ दिखाई देता है कि इतना झुक गया है ये सूर्य की तरफ कि ऐसा लगता है कि ये लेट चुका है, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, सूर्य की तरफ बहुत अधिक झुकने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। फिर देखते हैं अगला ग्रह हो जाता है वरुण, अरुण के बाद में वरुण। ठीक, तो 8वां ग्रह हम देखते हैं वरुण। ठीक है, जो सौरमंडल का 8वां यानी अंतिम ग्रह होता है। ठीक है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, सबसे अधिक दूरी पर, और इसकी खोज जो की थी 1846 में की थी जॉन गाले, जर्मन खगोल शास्त्री थे जॉन गाले। 1800 वरुण की खोज की थी 1846 में, किसने की थी? एक जर्मन खगोल शास्त्री थे जॉन गाले। ठीक है, जॉन गाले। ठीक, फिर अगर दोस्तों देखते हैं हम, ये इसका जो वायुमंडल है बहुत अधिक सघन है, अत्यधिक सघन यानी घना वायुमंडल है यहाँ पर। ठीक है ना, और इसे हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। ये फिर प्रश्न बहुत बार आया, किस ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहते हैं? ये कहा जाता है हरे रंग का ग्रह किसको? वरुण को। हरे रंग का ग्रह लिख देते हैं अपन, हरे रंग का ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को कहते हैं। अभी बात आती है लेकिन क्यों कहते हैं दोस्तों, क्या ना, इसके चारों ओर, है ना, इसके चारों ओर जो वायुमंडल है इसमें अति शीतल, बहुत अधिक ठंडी मीथेन गैस के बादल हैं।
अति शीतल मीथेन गैस के बादल हैं, जिसके कारण अब उसका कलर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ऊपर से हरा कलर, वायुमंडल का कलर हरा दिखाई देगा। और जिसे देखा जाएगा अगर दूसरे ग्रह से या फिर सैटेलाइट से, तो ये कैसा दिखाई देता है, हरे कलर का दिखाई देता है, याद रखें। तो इससे क्या कहा जाता है, अति शीतल मीथेन गैस के बादल होने के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। और फिर देखें इसका उपग्रह, इसका एक उपग्रह है ट्रिटोन। ट्रिटोन उपग्रह क्या है, ट्रिटोन। ट्रिटोन ये क्या है, इसका उपग्रह है, याद रखें क्या है, उपग्रह होता है। और ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, जिसे हम देख सकते हैं। देखिए सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, सूर्य से सबसे पास में कौन सा होता है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय कौन लेगा, वरुण लेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों, एक और देख ही लेते हैं हम। हमने 8 ग्रहों की बात की है और चंद्रमा को ऐसे ही छोड़ दें, पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा के विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं चंद्रमा, चंद्रमा ये क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, चंद्रमा है, ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है ये। अब चंद्रमा की सतह का, अगर हम चंद्रमा की आंतरिक सतह का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, याद रखें, यहां से प्रश्न बहुत बार आता है। इसे कहते हैं सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी, है ना। ये अध्ययन की शाखा कहलाती है। सेलेनोलॉजी का संबंध किससे होता है, तो आंसर हो जाता है चंद्रमा की आंतरिक सतह के अध्ययन की शाखा कहलाती है सेलेनोलॉजी, ठीक है। चंद्रमा पर दोस्तों जो धूल के जो एक स्थान होते हैं जिन्हें हम कहते हैं धब्बे, है ना। चंद्रमा पर दूर से हम देख कर कह देते हैं चंद्रमा पर जो है दाग है साहब, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल क्या होते हैं दोस्तों, ये चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े धूल के गर्त हैं, गड्ढे होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें कहा जाता है सी ऑफ ट्रांक्वालिटी। क्या कहते हैं, सी ऑफ ट्रांक्वालिटी, ठीक है। या हिंदी में कहें तो शांति के सागर, शांति का सागर, ठीक है, शांति का सागर भी कहते हैं इसे, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांति का सागर कहा जाता है। और जो उपग्रह जो ले जाए जाते हैं, ये चंद्रमा का पीछे वाला भाग होता है, याद रखें, चंद्रमा का पीछे वाला भाग कहलाता है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या फिर शांति के सागर। और जो उपग्रह वगैरह चंद्रमा पर पहुंचाए जाते हैं, ये इसी क्षेत्र में उतारे जाते हैं, ठीक है ना। और फिर अगर बात करें हम चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत, याद रखें, चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत होता है, यह है लीबनिट्ज, ठीक है, लीबनिट्ज। ये चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत होता है, अगर पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। चंद्रमा को क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से आया है कि किसे जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी गई है, तो ये कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा हालांकि उपग्रह, याद रखना, ठीक है ना। और चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा को 27 दिन और 8 घंटे में पूरी कर लेता है, याद रखें, कितने समय में, 27 दिन व 8 घंटे में चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है ना, और पृथ्वी स्वयं किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा। देखिए आप, ठीक है, क्या सिस्टम है। पर देखते हैं हम, अभी जो 27 दिन और 8 घंटे का समय जो चंद्रमा लेता है पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने में, और इतने ही समय में ये क्या होता है, अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, याद रखें, इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। इसी के कारण क्या होता है, चंद्रमा का सदैव हम एक जगह से केवल एक ही भाग देख सकते हैं, याद रखें, चंद्रमा का हम सदैव एक ही भाग देख सकते हैं। और चंद्रमा को हम पृथ्वी से केवल 57% भाग देख सकते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का। तो ये प्रश्न में कई बार आ चुका है, पृथ्वी से चंद्रमा का हम कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं, तो 57% भाग को देखा जा सकता है, ठीक है। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। ये होता है 1.25 सेकंड, 1.25 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है, ठीक है। अभी बात आती है चंद्र ग्रहण की। जब चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्र ग्रहण क्या होता है दोस्तों, चंद्र ग्रहण जो होता है जब
सूर्य जो होता है, सूर्य के और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है ना। सूर्य ग्रहण की बात की थी हमने। सूर्य ग्रहण क्या था कि भाई पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। लेकिन चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पर ग्रहण लग जाना यानी कि प्रकाश ना आ पाना, ये होता है चंद्र ग्रहण। तो बीच में आ जाती है पृथ्वी, ठीक है ना। तो ये चंद्र ग्रहण होता कब है, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है ना, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। और एक घटना होती है सुपरमून, सुपरमून की घटना। ये क्या होती है दोस्तों, सुपरमून की घटना होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत अधिक पास में हो, है ना। चंद्रमा जब पृथ्वी के बहुत अधिक पास होता है तो इसे क्या कहते हैं, सुपरमून की घटना कहते हैं, सुपरमून कहते हैं, या इसे कहते हैं पेरिजी फुल मून, पेरिजी फुल मून या सुपरमून, सुपरमून या कहते हैं पेरिजी फुल मून, फुल मून, ठीक है। ये क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल पास में जाता है। भाई इसके पास में नहीं आएगा, बिल्कुल पास में नहीं आएगा, ठीक है ना। एक लिमिट होती है ना, कि इतने पास आने के बाद में फिर धीरे धीरे दूर जाने लगता है। तो ये पूर्णिमा के दिन होता है, चंद्रमा पूर्ण चांद हमें दिखाई देता है पूरा का पूरा, है ना। इसमें होता क्या है दोस्तों, चंद्रमा 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है पिछले दिनों की तुलना में, और लगभग इसकी चमक 30% ज्यादा दिखाई देती है, यानी कि बहुत अधिक चमकीला और बड़ा दिखाई देता है ये, ठीक है। फिर एक घटना होती है ब्लू मून की घटना, याद रखें ब्लू मून, ये भी देख लेते हैं हम, ब्लू मून, ठीक है। अब ये ब्लू मून क्या होता है दोस्तों, जब किसी माह में क्या होता है, वैसे तो 30 और 31 दिन, दो टाइप के दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं और या किसी माह में होते हैं 31 दिन, है ना। तो जब किसी माह में 2 पूर्णिमा आ जाती हैं, याद रखें पूर्णिमा क्या होती है, 15 दिन के अंतराल पे आती है, ठीक है ना। जब किसी माह में 2 पूर्णिमा आ जाती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं, दूसरी पूर्णिमा के चांद को कहते हैं ब्लू मून की घटना। दूसरी पूर्णिमा याद रखें, दूसरी पूर्णिमा को कहते हैं ब्लू मून। जब एक माह में 2 पूर्णिमाएं, वैसे तो एक ही माह में एक ही पूर्णिमा आती है, एक अमावस्या आती है ना, लेकिन क्या होता है जब 2 पूर्णिमा आ जाती हैं तो एक विशेष घटना को हम कह देते हैं ब्लू मून, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या था, आज हमने देखा है सौरमंडल के विषय में। सूर्य के हिसाब से हमने सभी ग्रहों को जमा है। सबसे पास में होता है बुध, सबसे दूर पर होता है वरुण, ठीक है ना। और सबसे अधिक गर्म ग्रह भी शुक्र है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी है। सूर्य के सबसे पास में होता है बुध, जिसके कारण सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा कौन कर लेता है, बुध। सूर्य की परिक्रमा सबसे बाद में कौन कर पाता है, क्योंकि सबसे दूर होता है वरुण, तो वरुण भाई साहब सबसे लास्ट में परिक्रमा पूरी कर पाती है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की क्लास में आपको मजा आया होगा और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें दोस्तों। और बहुत जल्द हम आपके लिए कई सारे सभी एग्जाम जो होती है उनके लिए महत्वपूर्ण कुछ कोर्सेज लेकर आने वाले हैं, तो उनका अवश्य आप लाभ उठाएं। और साथ ही दोस्तों इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।